विक्रम, मानसी और अर्जुन ये तीनों दिल्ली के युवा ट्रैवल ब्लॉगर्स थे। उनका ब्लॉग मिस्ट्री मेकर्स ऐसी जगहों की तलाश करता था जो रहस्यमयी और अलौकिक मानी जाती थी। उन्होंने भारत के कई हॉन्टेड किलों और जंगलों पर ब्लॉग लिखे थे, लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो बिल्कुल अलग और अनोखा हो। एक दिन विक्रम को अपनी रिसर्च के दौरान शिमला के पास टनल नंबर 33 के बारे में पता चला। ये सुरंग एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बडोक के नाम पर बनी थी, जिसकी मौत यहीं हुई थी। लोकल कहानियों के मुताबिक कर्नल बडोक का भूत आज भी सुरंग में भटकता है और कभी कभी लोगों को डराता है। ये एकदम परफेक्ट है। ये सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी कहानी और इतिहास है। ये हमारे ब्लॉग के लिए बिल्कुल नया कंटेंट होगा, विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन क्या ये सेफ है? मानसी ने थोड़ा चिंता से पूछा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि यहाँ कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं हुई हैं। अरे ये सब तो हॉन्टेड जगह के बारे में कहा ही जाता है। हम अपनी सारी तैयारी के साथ जाएंगे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने तुरंत शिमला का प्लान बनाया। उनका मकसद था दिन में सुरंग के आसपास की जगह देखना, लोकल लोगों से बात करके कहानियां जानना और फिर रात में वहां जाकर अपनी आंखों से सच देखना। शिमला पहुंचने के बाद उन्होंने एक लोकल गाइड से बात की, जिसने उन्हें टनल 33 के पास तक पहुंचाया। सुरंग के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ देवदार के घने पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। लेकिन जैसे जैसे वो सुरंग के पास पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ये सुरंग 1143 मीटर लंबी है और इसे बनाने में करीब 6 महीने लगे थे, लोकल गाइड ने बताना शुरू किया। लेकिन इसे बनाने की कहानी बहुत दुखद है। उसने उन्हें कर्नल बडोक की पूरी कहानी सुनाई। कर्नल बडोक को ब्रिटिश सरकार ने इस सुरंग को बनाने का काम सौंपा था। उन्होंने दोनों तरफ से खुदाई शुरू की, लेकिन उनकी गिनती में गलती हो गई। दोनों छोर बीच में नहीं मिले। ब्रिटिश सरकार ने कर्नल की कड़ी आलोचना की और उन पर जुर्माना लगाया। ये अपमान कर्नल बडोक सहन नहीं कर पाए। वो बहुत निराश और उदास हो गए। एक दिन वो जब सुरंग के बाहर अकेले टहल रहे थे, तो उन्होंने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली। उनकी मौत के बाद एक और इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन ने इस सुरंग का काम पूरा किया, लेकिन कर्नल बडोक की आत्मा वो यहीं रह गई। गाइड ने बताया, लोग कहते हैं कि रात में कर्नल बडोक की आत्मा यहीं टहलती है। कुछ लोगों ने उन्हें ब्रिटिश सैनिक की वर्दी में देखा है, तो कुछ लोग उन्हें यहाँ हवा में चलते हुए महसूस करते हैं। यहाँ कई बार किसी के रोने की या फिर धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। विक्रम और मानसी और अर्जुन ने ध्यान से सब कुछ सुना। अब उनके लिए ये सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट का विषय नहीं था, बल्कि एक गंभीर और रहस्यमयी मामला था। शाम होते होते गाइड उन्हें छोड़कर चला गया। सूरज ढल चुका था और चांदनी की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रहे थे। तीनों ने अपने बैग से टॉर्च, कैमरा और कुछ सेंसर वाले उपकरण निकाले। उन्होंने रात 11 बजे का इंतज़ार किया, जब आखिरी ट्रेन भी गुजर चुकी थी। चलो अब अंदर चलते हैं, विक्रम ने धीरे से कहा।
मानसी ने अपने गले में एक छोटा सा क्रॉस पहना हुआ था और वो भगवान का नाम ले रहे थे। अर्जुन अपने कैमरे को तैयार कर रहा था। जैसे ही वो सुरंग के मुहाने पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक एयर कंडीशनर चला दिया हो। सुरंग के अंदर से एक अजीब सी हवा बाहर आ रहे थे, जिसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और जंग की मिली छुली गंध। उन्होंने तुरंत टॉर्च चलाई और अंदर की ओर बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। ऊंची ऊंची दीवारें और चारों तरफ गहरा अंधेरा। उनकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ ही मीटर दूर तक जा पा रहे थे। दीवारों पर पानी टपक रहा था, जैसे एक धीमी लयबद्ध आवाज आ रहे थे। यार, ये तो बहुत डरावना है, मानसी ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो सब चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने कैमरे का नाइट विजन मोड ऑन किया, लेकिन कैमरे में भी कुछ नहीं दिख रहा था। शायद हमारा भ्रम हो, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थे। वो आगे बढ़ते गए। लगभग 500 मीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रहे थे। मैं कहाँ हूँ? मुझे धोखा दिया गया। ये सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई रिकॉर्डिंग या हवा का असर नहीं था। ये एक आदमी की आवाज थी जो उदास और निराश लग रहे थे। अर्जुन ने तुरंत अपना कैमरा आवाज की ओर घुमाया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद सी धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। ये तो वही है, मानसी ने डर से कहा। जैसे ही वो सफेद आकृति उनके पास आई, वो एक ब्रिटिश सैनिक की वर्दी में एक बूढ़े आदमी में बदल गई। उसका चेहरा बहुत ही उदास था और उसकी आंखें खाली थे। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत था। वो आदमी कर्नल बडोक का भूत था। कर्नल बडोक ने उनकी ओर देखा और एक धीमी दर्द भरी आवाज में कहा, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो? मुझे मेरी शांति चाहिए। उसकी आवाज सुनकर मानसी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम और अर्जुन डर से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी टॉर्च और कैमरा छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जाम हो गए थे। कर्नल बडोक ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बहुत ही ठंडा था, जैसे बर्फ हो। अर्जुन को महसूस हुआ और जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर के बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो दर्द से चीखने लगा। मैं हार गया, अर्जुन ने दर्द से कहा। उन्होंने मुझे धोखा दिया। वो कर्नल बडोक की तरह बातें करने लगा। विक्रम ने तुरंत अर्जुन के कंधे से कर्नल के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पत्थर की तरह भारी था। विक्रम ने हिम्मत करके चिल्लाया, कर्नल, हम आपको यहाँ परेशान करने नहीं आए हैं। हम बस आपकी कहानी जानना चाहते हैं। प्लीज हमें जानने दीजिए। उसकी आवाज सुनकर कर्नल बडोक ने अर्जुन के कंधे से हाथ हटाया। अर्जुन जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया।
कर्नल ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? कर्नल ने धीमी आवाज में कहा। मेरी कहानी वो यहीं खत्म हो गई थी जब मुझे धोखा दिया गया था, जब मुझे अपमानित किया गया था। मुझे सिर्फ मेरी सुरंग चाहिए। अचानक कर्नल बड़ोक की आकृति हवा में गायब हो गई और सुरंग में एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उनका सारा सामान हवा में उड़ने लगा। विक्रम ने किसी तरह मानसी और अर्जुन को उठाया और उन्हें लेकर सुरंग के मुहाने की ओर भागा। जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर निकले। रात का अंधेरा अभी भी गहरा था, लेकिन वो महसूस कर रहे थे कि वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मसूरी की ओर भागे। अगले दिन सुबह उन्होंने अर्जुन और मानसी को एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अर्जुन का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है और उसे आराम की ज़रूरत है। मानसी को भी गहरा सदमा लगा था। विक्रम ने अपने ब्लॉग पर वो कहानी लिखी जो उसने कर्नल बड़ोक से सुने थे। उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया, लेकिन लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फैंटेसी है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाया। आज भी जब कोई ट्रेन टनल 33 से गुजरती है तो कई यात्रियों को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कुछ लोगों ने दरवाजे पर किसी के नाखून के खरोंच की आवाज़ सुनी है और कुछ ने दूर से एक ब्रिटिश सैनिक की धुंधली परछाई को देखा है, जो हमेशा अपनी सुरंग के बाहर उदास खड़ा रहता है। विक्रम, मानसी और अर्जुन अब भी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी और रहस्यमयी जगह की तलाश नहीं की। वो जानते हैं कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें महसूस करने और अनुभव करने के लिए होती हैं। और कर्नल बड़ोक की कहानी सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा का दर्द था जो आज भी उस सुरंग में अपनी पहचान और अपनी सम्मान की तलाश में भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हर गांव की कुछ पुरानी कहानियां होती हैं, लेकिन रामपुर की कहानी अब भी जिंदा है, क्योंकि इसका किरदार कभी मरा ही नहीं। रामपुर उत्तर भारत के एक सुदूर इलाका, जहां समय मानो थम सा गया था। चारों ओर हरियाली, पुराने मिट्टी के मकान और गलियों में वो पुरानी बातें जो दादी नानी की कहानियों से निकलकर कभी खत्म नहीं हुए थे। इस गांव में एक नाम बहुत मशहूर था, डॉक्टर शेखर। कहते हैं उनकी दवाइयों में कोई जादू था। लोग मीलों दूर से इलाज के लिए आते थे, लेकिन जितने रहस्यमय उनके इलाज थे, उतनी ही रहस्यमय थे उनकी जिंदगी। डॉक्टर शेखर अकेले रहते थे। उनका क्लिनिक गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। वो हमेशा कहते हैं, इलाज का वक्त दिन हो या रात, बीमारी का कोई समय नहीं होता। लोग उन्हें भगवान मानते थे, पर एक रात सब कुछ बदल गया। तेज तूफान, जोरदार बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट, पूरा रामपुर कांप उठा। लोगों ने खिड़कियां बंद की, दरवाजे बंद किए, पर डॉक्टर शेखर का क्लिनिक खुला था। भूतिया माहौल में चुपचाप खड़ा पुराना मकान। सुबह जब सब कुछ शांत हुआ, लोग आने जाने लगे, तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने डॉक्टर को नहीं देखा,
ना घर में ना क्लिनिक में। उनका बिस्तर खाली था और क्लिनिक के टेबल पर खून के धब्बे थे। गांव में अफवाह फैल गई, डॉक्टर मर गए हैं। नहीं, वो गायब हो गए हैं। शायद कोई उन्हें उठा ले गया। और फिर शुरू हुआ डर का असली खेल। कुछ ही दिन बाद लोग कहने लगे कि रात के 12 बजे डॉक्टर का क्लिनिक अब भी खुलता है। वहाँ रोशनी जलती है, कभी कभी किसी की परछाई दिखती है। और एक बुजुर्ग ने बताया, मैंने उसे देखा काले कोट में, मुझसे बोला इलाज जरूरी है, अंदर आओ। गांव वालों ने जाना छोड़ दिया, क्लिनिक के पास जाना मना हो गया। लेकिन एक लड़का था, श्याम, जो इस डर को नज़रअंदाज कर गया। श्याम एक सीधा साधा लड़का था। उसका पिता हफ्तों से बीमार था। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था। और तब किसी ने धीरे से कहा, अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे डॉक्टर के क्लिनिक जाना, वो अब भी इलाज करता है। श्याम ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने पिता को बचा सकता हूँ। रात के 12 बजते ही श्याम अपने पिता को लेकर क्लिनिक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, पुराना बरगद हवा में हिल रहा था। खिड़की से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। श्याम की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा डॉक्टर शेखर वहीं खड़े थे। चेहरा वैसा है लेकिन रंग फीका, आंखें गहराई में डूबी हुई, मानो कोई जिंदा लाश हो। डॉक्टर ने बिना कुछ पूछे इलाज शुरू किया। टेबल पर पुराने जंग लगे औजार रखे थे जिनसे बदबू आ रहे थे। दीवारों पर अजीब संस्कृत में कुछ लिखा था। बीच बीच में धीमी आवाजें आती थी, हमें मत छोड़ो, वो हमारे साथ भी यही किया। श्याम कांपने लगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी से इस जगह का जिक्र नहीं करोगे। श्याम ने सिर हिलाया। वो डॉक्टर के डरावने चेहरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इलाज पूरा हुआ और जैसे ही श्याम बाहर निकला, डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, अगर किसी को बताया तो मैं लौटूंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्याम घर पहुंचा और चमत्कार हो गया। उसके पिताजी एकदम ठीक हो गए थे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन श्याम खामोश था, जैसे उसकी जुबान किसी ने छीन ली हो। रात बीतती गई, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। श्याम अब रात को सोता नहीं था। आईनों में अजनबी चेहरों की परछाइयाँ दिखते थे। कभी दीवारों पर खून से कुछ लिखा होता था, अब तुम हमारे बीच हो। एक दिन उसकी माँ ने देखा श्याम खुद अपने चेहरे पर चाकू चला रहा था और बड़बड़ा रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज ज़रूरी है। माँ चीखी, लेकिन श्याम हंस रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर शेखर हंसता था। रात 12 बजे क्लिनिक फिर खुला। आधी रात के मरीज उस रात बरसों बाद डॉक्टर का क्लिनिक फिर से खुला, लेकिन इस बार अंदर डॉक्टर शेखर नहीं थे। वहाँ श्याम बैठा था, सफ़ेद कोट में, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और हाथ में जंग लगा हुआ औजार। गांव के 2 बच्चे जो गलती से वहाँ चले गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। अगली सुबह क्लिनिक की दीवार पर खून से लिखा था, इलाज पूरा हुआ। और तभी से हर पूर्णिमा की रात
क्लिनिक की लाइट जलती है और अंदर से दो आवाज़ें आती है, एक बूढ़ी आवाज़ और एक जवान आदमी की आवाज़। अगला मरीज कौन है? तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूँ। पैसा काफ़ी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू करूँ। नौकरी से अब उकता गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिताजी जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तेफाकन ये बुजुर्ग उनके बगल में ही बैठ गए और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे फ़िलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ क्यों नहीं आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला। उसे वहीं रहना पसंद है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी भी गुजर गई। इन सब के लिए वो खुद को दोष देता है। कहता है कि वो ही बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है, मगर ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है अंकल। तो इस पर उन अंकल ने कहा, हाँ, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये तो भगवान का किया धरा है, अब क्या कहें। फिर आकाश ने कहा, अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मुझे एक दिन कॉल किया उसने। फिर वैसे भी अभी मैं खाली ही बैठा था तो सोचा कि उससे मिलकर ही आता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से ज़िंदगी बसा ले। अकेले काटना बेहद ही मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति से सिर हिलाया। कोशिश करूँगा। वो लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुँच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि या फिर अपने घर वापस आने पर। रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें, यही सब देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज़्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज़्यादा लगती थी वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। अभिषेक का घर 3 मंजिला था जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ का आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुला जगह भी था जहाँ पर गार्डन आदि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए मगर वो सारे पेड़
जैसे सूख चुके थे। घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई हो। खैर, आकाश घर के नजदीक गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाजा खोला। अभी खड़ा ही रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज कमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरा शरीर महसूस हो रहा था। सब गांव का आबो हवा खान पान का असर है। तुम अमेरिका वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला। चल भाई, अब आ गया हूं, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबो हवा मुझ पर क्या असर करती है, आकाश ने बोला। तो अभिषेक हंसा, जिसके बाद उन दोनों के बाद थोड़ी इसी तरह की बातचीत होने लगी। जिसके बाद आकाश ने अभिषेक से कहा, अच्छा तू रुक, मुझे एक काम करने आना है, ठीक है, मैं अभी तुरंत ही आता हूँ। जिसके बाद आकाश घर से निकलकर वापस से बाजार की तरफ चला गया। दरअसल आकाश अभिषेक के घर काफ़ी सालों के बाद आया था और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मगर उसे याद ही नहीं रहा, इसलिए वो बाजार मिठाइयाँ खरीदने गया था। उसे पास ही में राजीव चाचा की दुकान दिखी। वो राजीव चाचा को बहुत अच्छे से जानता था। राजीव चाचा अभिषेक और आकाश को बचपन से जानते थे। वो वहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने गया। राजीव चाचा को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर फिर उनके कहने पर वो उसे पहचान गए। राजीव चाचा ने आकाश को कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अभिषेक के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। तो इस पर आकाश ने हैरान होते हुए राजीव चाचा से पूछा, अभिषेक के बारे में क्या? तो इस पर राजीव चाचा ने कहा, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? अभिषेक ने अभी 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली। ये सुनकर तो आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब अभिषेक 2 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर वो कौन था जिसे अभी आकाश मिलकर आया था।